देखो लास्ट क्लास तक हमने जो खत्म करी थी वो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पे खत्म करी थी, करंट एसेट्स पे खत्म करी थी रात। अब एक चीज देखो, आज हम एक रेशियो करेंगे जिसका नाम है करंट रेशियो। मतलब करेंगे तो नहीं, आज हम समझेंगे कि करंट रेशियो है क्या। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। पर यहाँ बहुत बड़ा पॉइंट है कि व्हाट आर करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स की डेफिनेशन तो मैंने लास्ट क्लास में लिखवा दी थी, एक बार जल्दी से लिख लेते हैं जो कंपनीज एक्ट 2013 में है, ठीक है। करंट एसेट्स एज पर कंपनीज एक्ट 2013। अभी लक्ष्य भी मिसिंग है ना, लक्ष्य नहीं आया हुआ ना अभी। सर मेरी कल वाली क्लास का क्या टाइम है? मैं कल बता दूंगा लक्ष्य, अभी थोड़ा मतलब शाम को पूछ लेना, मैं अभी एक बार शेड्यूल अरेंज कर लूँ उसके बाद बता दूंगा। करंट एसेट्स एज पर कंपनीज एक्ट 2013। बोलो पहला पॉइंट क्या था? 1 साल वाला, एक अकाउंटिंग ईयर होना चाहिए। मतलब एक है ऑपरेटिंग साइकिल कन्वर्ट। मैं सेम लैंग्वेज नहीं लिख रहा क्योंकि सेम लैंग्वेज हमें लिखनी भी नहीं, हम समझ रहे हैं। तो आपको ये समझना है कि या तो वो कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन ऑपरेटिंग साइकिल हो, कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है हमने ये भी डिस्कस करा था। एक कंपनी जब अपने गुड्स खरीदती है तब से लेकर के जब तक वो बिक करके उनका कैश ना आ जाए, उस टाइम को ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। ये सर हमें कैसे पता होगा? ये हर कंपनी का अलग होता है और क्वेश्चन में लिखा होगा, हमें नहीं पता चल सकता। जैसे आई डू नॉट नो कि मारुति सुजुकी का ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, ये तो क्वेश्चन ही मुझे बताएगा, मेरे पास कोई तरीका नहीं है ढूंढने का। और क्या ये कोई स्टैंडर्ड फिगर है कि हर कंपनी का 10 डेज, 15 डेज, 16 डेज, 6 मंथ ऐसा कुछ होगा? नहीं, हर कंपनी का अलग होगा, क्योंकि हर कंपनी का रॉ मटेरियल आने में, फिर उसका फिनिश गुड बनने में और फाइनली बिक करके पैसा आने में टाइम अलग लगता है। तो हर कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल अलग अलग होती है, ये हमें क्वेश्चन ही बताएगा, हमारे पास तो कोई तरीका नहीं। तो ऑपरेटिंग साइकिल चेंज होती रहती होगी ना, क्योंकि बिकना ना बिकना कंपनी के हाथ में ये थोड़ी ना है। एवरेज होता है, ऑब्वियसली ये एवरेज पीरियड है, और हाँ ये रिव्यू होता रहता है और ये बदलता रहता है। पर आपके साथ मतलब आप रियल लाइफ का निकाल थोड़ी ना रहे हैं, आपको तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको क्वेश्चन में लिखा होगा। सेकंड क्या होता है देखो, इसके बाद मैंने क्या लिखा है, और मतलब या तो ये, या तो अब नेक्स्ट क्या है, वहां लिखा हुआ था वो चीजें दैट आर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। वो चीजें क्या होती हैं जो ट्रेडिंग के लिए रखी हैं, बेचने के लिए? इन्वेंट्री। तो सेकंड पॉइंट इज बेसिकली इन्वेंट्री। इन्वेंट्री भी हमेशा हमारा करंट एसेट ही रहेगा, ठीक है। और थर्ड पॉइंट में क्या था? कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स। कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन कितना? 12 मंथ्स। अगर 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट होता हो तो भी वो करेंट एसेट। अब इसके लिए आपको पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको समझ आएगा कि हमें कैसे पता 12 महीने में चीज बिकेगी या नहीं। ये जब हम उस चीज को लाते हैं उसी टाइम पर हमें पता होता है, एक आइडिया होता है कि ये कितने टाइम में कन्वर्ट होगा, उसके बेसिस पे करंट नॉन करंट डिसाइड होता है। और लास्ट क्या था? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये हमेशा करंट एसेट है। मैंने आपको कैश इक्विवेलेंट का मतलब अभी नहीं बताया, ठीक है। ये वाला जो इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट वर्ड है, इसका मीनिंग अभी पेंडिंग है। तो कोई भी एसेट अगर इन चारों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर ले तो वो हमेशा के लिए करंट एसेट बन जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन सा एसेट क्या होगा, मतलब कितने टाइप्स के एसेट हैं और क्या वो करंट होगा क्या नॉन करंट होगा, तभी तो हम यहाँ लिख पाएंगे करंट एसेट्स। देखो इसका क्वेश्चन कैसे आएगा। इसका क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बुक कहाँ है, मैं करंट रेशियो का एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। चैप्टर इजी है रेशियोज वाला, वो टफ नहीं है, बट हमें समझने की जरूरत है सिर्फ कि क्या वर्ड का क्या मतलब है। देखो उसने क्या बोला, उसने ना आपको लिस्ट दे दी बहुत बड़ी, इसमें लिखा है मशीन,
डेटर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर, वो क्या बोल रहा है, करेंट रेशियो कैलकुलेट करो। इनमें जितने भी करेंट एसेट्स हैं आप उनका सम करोगे और जितने भी करेंट लायबिलिटीज हैं उनका सम करोगे, करेंट एसेट को करेंट लायबिलिटी से डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है आपको कैसे पता चलेगा कि मशीन करेंट एसेट है या नॉन करेंट एसेट है, मतलब इसको करेंट एसेट में ऐड करना चाहिए या नहीं। आपको कैसे पता चलेगा कि डेटर करेंट एसेट है या नहीं। एक तरीका ये है कि मैं तुम्हें बता दूं कि ये सारी चीजें करंट एसेट है, इसको करंट एसेट में ऐड कर देना, पर इससे तुम कभी खुद जज नहीं कर पाओगे कि ऐसा क्यों बोला गया तुमने, क्योंकि मेरी बात रट ली। बेसिकली मैंने तुम्हें बता दिया मशीन नॉन करंट एसेट है, छोड़ देना। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि क्यों छोड़ना है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बस क्योंकि मैंने बोला इसलिए तुम कर रहे हो। ऐसे ही अगर हम करेंगे तो कोई खास फायदा नहीं होगा पढ़ने का, इसीलिए हम ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, हम समझेंगे और अल्टीमेटली आप खुद जज कर पाओगे कि ये चीज करेंट है या करेंट नहीं है। क्योंकि एग्जाम में कोई नई चीज दिख गई जो मैंने तुम्हें ना रटवाई हो, तो तब तुम क्या करोगे, तब तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। और समझा होगा तो आप खुद से डिसाइड कर लेंगे। अब कोई एक कौन आ जा रहा है क्लास में, अभी एक बच्चा कोई मिसिंग, चलो अब व्हाटएवर, रिकॉर्ड तो हो ही रही है, वो बाद में देख लेगा। देखो, हर एसेट या तो करेंट होता है या नॉन करेंट होता है। एसेट या तो करेंट है या फिर नॉन करेंट है, और इसका एक और नाम होता है। देखो बेसिकली करेंट का मतलब क्या है, बेसिकली करेंट एसेट का मतलब ये है जो जल्दी बिक रहा हो, जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो रहा हो, या तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो रहा हो या 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो रहा हो। मतलब इसको बोला क्या जाता है, इसको बोला जाता है एसेट्स दैट आर लिक्विड। लिक्विड मतलब जो जल्दी से बिक जाए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बिल्डिंग है, मेरे को बिल्डिंग बेचने में जितना टाइम लगेगा क्या उतना ही टाइम मुझे मेरी इन्वेंट्री बेचने में लगेगा। बिल्डिंग के लिए बायर ढूंढना आसान है या अपनी इन्वेंट्री के लिए बायर ढूंढना आसान है, बताओ क्या चीज इन्वेंट्री के लिए ज्यादा आसान है। इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के लिए ऑब्वियसली ज्यादा आसान है, वो जल्दी बिकेगी। तो मैं बोलूंगा कि इन्वेंट्री इज मोर लिक्विड। वर्ड क्या यूज किया जाता है, लिक्विड। सर हाँ जी, अगर बिल्डिंग खरीदी परचेज की पर्पस से है तो सॉरी सेल की पर्पस से है तो हाँ तो भी जल्दी नहीं बिकती। आप अपनी बिल्डिंग आज बेचने की कोशिश करें, आपको पता चल जाएगा कितना टाइम लगता है। बायर इजीली नहीं मिलता ऐसी चीजों का। ये चीजें वो नहीं है जो हाईली लिक्विड है कि आपने आज डिसाइड किया बिल्डिंग बेचनी है और कल बिक भी जाएगी। मतलब अगर आपने किसी भी प्राइस पे बेचनी है तब तो बिक जाएगी, पर अगर अच्छे प्राइस पे बेचनी है तो आपको बहुत टाइम लगेगा। आप कितने सारे प्रॉपर्टी डीलर्स को कंसल्ट करोगे, कितना कुछ करोगे। बिल्डिंग एक ऐसा एसेट है जो जल्दी नहीं। सर मैं 1 मिनट में दूसरे डिवाइस से आ रहा हूँ तो ठीक है, तो बिल्डिंग एक ऐसी चीज है जो जल्दी, जो हाईली लिक्विड नहीं है। बिल्डिंग कम लिक्विड है कंपेयर टू आपका इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बहुत लिक्विड है, बहुत जल्दी उसका बायर मिल जाएगा। इन्वेंट्री तो लोग हर रोज ही बेच पाते हैं, पर बिल्डिंग हर रोज बिकेगी भी नहीं अगर कोशिश करेंगे तो ऐसे ही करेंट एसेट्स ज्यादा लिक्विड होते हैं, वो जल्दी बिक सकते हैं। नॉन करेंट एसेट्स उतने लिक्विड नहीं होते। ठीक है, इसको लिक्विडिटी बोला जाता है कि इस एसेट की लिक्विडिटी कितनी है। क्या हाईली लिक्विड है, हाईली लिक्विड मतलब जल्दी बिक जाएगी ये चीज, या हाईली लिक्विड नहीं है। फॉर एग्जांपल सोचो कल एक बहुत बड़ी कंपनी पूरी कंपनी बेचने की कोशिश करे, वो चाह रहे हैं हमारी कंपनी ही कोई खरीद ले, क्या उन्हें बायर जल्दी मिलेगा, नहीं मिल सकता। क्योंकि कितने लोग हैं जो कंपनी खरीदने निकले हैं। मतलब मैं अगर वो मेरे पास आके भी बोले कि सर हमारी ये कंपनी है, आप इतने में ले लो, आप इसको 10,000 करोड़ में ले लो, कितने लोग ऐसे हैं जो 10,000 करोड़ की चीज पहले तो ले सकते हैं और दूसरी उसको लेने में इंटरेस्टेड होंगे, बहुत कम। तो ये बहुत बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं है, ये तो बहुत इनलिक्विड चीज है। इसी तरीके से जो प्लांट है, प्रॉपर्टी है, ये सारी चीजें बहुत जल्दी नहीं बिकती, इनके बायर्स कोई बहुत ज्यादा नहीं है। आप सब के सब पेन तो शायद रोज ही खरीदते हो, बिल्डिंग कितनी रेगुलरली खरीदते हो। तो पेन बहुत ज्यादा लिक्विड है, बहुत जल्दी बिक सकता है, पर बिल्डिंग बहुत कम बिकेगी, बहुत टाइम के बाद बिकेगी एक अच्छे प्राइस पे। तो इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है लिक्विडिटी, कि मेरा एसेट लिक्विड है या नहीं। बैलेंस शीट कैसे बनती है, बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है हमारा कंपनीज के लिए, इस फॉर्मेट में देखना, इसमें ऑर्डर क्या दिया गया है। अल्टीमेटली एसेट्स को जो ऑर्डर दिया गया है ना, वो ऑर्डर ऐसा दिया गया है कि आपने सबसे पहले नॉन करेंट एसेट्स लिखने हैं और नीचे करेंट एसेट्स लिखने हैं। इसका मतलब पता है क्या है,
ये ऑर्डर ऑफ परमानेंस है। परमानेंस मतलब जो चीजें जल्दी नहीं बिकेंगी वो ऊपर आ रही हैं, इसका ऑर्डर ऐसे ही बना है। जो चीजें जल्दी नहीं बिकेंगी वो ऊपर है और जो चीजें जल्दी से बिक जाएंगी वो सारी नीचे हैं। इसका मतलब एक्चुअली यही है इस बैलेंस शीट का। इसीलिए एक ऑर्डर फिक्स किया गया है। बैलेंस शीट का जो हमारी कंपनीज के लिए फॉर्मेट बनाया गया है एसेट साइड का, वो ऑर्डर ये है कि कंपनी ऊपर सारे वो एसेट्स लिखेगी जो कि हाईली लिक्विड नहीं है, जो लिक्विड नहीं है, जल्दी नहीं बिकेंगे। आपके फिक्स्ड एसेट्स जल्दी नहीं बिकेंगे, वो टैंजिबल हो इंटैंजिबल हो कैसा भी हो नहीं बिकेगा। सर लेकिन कोई कोई फिक्स्ड एसेट ऐसे भी तो हो सकते हैं जो बहुत जल्दी बिक जाए। बहुत जल्दी बिक जाए पर वो एक्सेप्शनल केस होगा। हम ऑन एन एवरेज बात करते हैं। ऑन एन एवरेज हमेशा आपकी इन्वेंट्री, मारुति सुजुकी की गाड़ी पहले बिकेगी या उनकी बिल्डिंग पहले बिकेगी? बिल्डिंग के लिए तो बायर शायद उन्हें मिले ही ना, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू लाएंगे कहाँ से लोग देने के लिए। गाड़ी तो हर रोज बिकती है उनकी। तो मारुति सुजुकी की इन्वेंट्री सभी, हर कंपनी के लिए ऐसा ही है। आप किसी भी कंपनी के लिए देखें, उनकी इन्वेंट्री तो हर रोज ही बिकती है, पर जो बाकी चीजें अगर वो बेचना भी चाहे तो बायर जल्दी नहीं मिलेगा। मे बी इट विल टेक मंथ्स जब तक एक बायर अरेंज होगा उस चीज का। तो हमारी बैलेंस शीट का ऑर्डर, अब मैं हमारी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। ये बैलेंस शीट इंडिया की कंपनीज पे एप्लीकेबल है। ऐसा मत सोचना कि आप यूएस से जाओगे वहां पे भी ऐसे बन रही होगी। वहां पे फॉर्मेट अलग है, हमारी अकाउंटिंग अलग है, उनकी अलग है। और आप इंडियन बैलेंस शीट पढ़ रहे हो, आप इंटरनेशनल नहीं पढ़ रहे। एक इंटरनेशनल फॉर्मेट भी होता है पर वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ये इंडियन फॉर्मेट है। तो हमारे फॉर्मेट में हम पहले वो एसेट्स लिखते हैं जो जल्दी नहीं बिकते, उसके बाद नीचे वो एसेट्स लिखते हैं जो जल्दी बिक जाते हैं। तो नीचे वाले एसेट्स आर वेरी लिक्विड। कैश तो, कैश से ज्यादा लिक्विड चीज क्या है? कैश तो पहले से कैश है। लिक्विड मतलब कितनी जल्दी ये चीज कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जब हमने बोल दिया कि एसेट्स या तो करंट हैं या नॉन करंट हैं, तो कितने तरह के एसेट्स हैं हमारे पास और क्या वो करंट में आते हैं या नॉन करंट में आते हैं? तो मैं अब यहाँ एसेट्स लिखना शुरू करता हूँ, हम खुद समझ जाएंगे कि ये करंट जाएगा या नॉन करंट, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। सबसे पहला एसेट मैं लिखूंगा इन्वेंट्री। इसको कॉमनली एक और नाम से बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्टॉक। बट वेरी इंटरेस्टिंगली मैंने आपको ये बात 11th में भी बताई थी कि स्टॉक कोई वर्ड होता ही नहीं है अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में स्टॉक, दिस वर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। अपनी बात को प्रूव करने के लिए एक चीज दिखा देता हूँ तुम्हें। ये तुम्हारी बैलेंस शीट है। और आपने कहा था पुराना है ये शब्द। सुन लो, जो बैलेंस शीट है इसमें जो वर्ड यूज किया गया वो इन्वेंट्री यूज किया। ये बैलेंस शीट सेम कंपनीज एक्ट 2013 से कॉपी करके यहाँ डाली गई है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ये पूरी बैलेंस शीट में या इसके जितने भी टर्म्स डिफाइन किए गए, ये ऊपर सारे टर्म्स डिफाइन हुए हैं कि इसके हर वर्ड का क्या मतलब है। यहाँ 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 आपको क्या दिखेगा वर्ड, यहाँ जहाँ स्टॉक लिखा भी है क्या लिखा है? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। नीचे भी क्या लिखा है? चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स WIP एंड स्टॉक इन ट्रेड। तो तुम बोलोगे सर स्टॉक वर्ड दिख तो गया। मैंने कहा था स्टॉक कोई वर्ड नहीं है, वर्ड क्या है? स्टॉक इन ट्रेड। या तो आप स्टॉक इन ट्रेड बोल लो या मॉडर्न अकाउंटिंग में आज की दुनिया में हम इसको क्या बुलाते हैं? इन्वेंट्री बुलाते हैं। अब सर इससे फर्क क्या पड़ता है? स्टॉक बोले या इन्वेंट्री बोले या स्टॉक इन ट्रेड बोले, देखो फर्क आज तो कोई नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा जॉब में या इंटरव्यू के टाइम। जिस दिन आप, अगर आप इंटरनेशनली किसी एक अमेरिकन या किसी एक यूके के सिटीजन के सामने खड़े होकर के आप वर्ड बोल दें स्टॉक, तो मे बी उसे समझ में भी ना आए कि आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि स्टॉक वर्ड कभी किसी अकाउंटिंग लॉ में लिखा ही नहीं गया। वहां स्टॉक इन ट्रेड लिखा गया था इनिशियली पहले, और अब मॉडर्न अकाउंटिंग में उसे इन्वेंट्री कर दिया गया है। हमारे स्कूल में पढ़ाया भी स्टॉक जाता है, कई जगह हमारी बुक में भी। कंपनीज के केस में कहीं नहीं मिलेगा, पर पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि उनके ऊपर कोई गवर्निंग लॉ नहीं है, वहां पे भी वर्ड स्टॉक लिख दिया। ये वर्ड वो लाए कहाँ से? मतलब आई डो नॉट नो द एग्जैक्ट थिंग कि कैसे हुआ ये, पर मुझे ऐसा लगता है कि वर्ड था स्टॉक इन ट्रेड। वर्ड तो पूरा था स्टॉक इन ट्रेड। तो ये बेचारा शोले का ठाकुर बना यहाँ पे, इसके दोनों हाथ काट दिए गए, ये भी काट दिया, ये भी काट दिया, और फिर सिर्फ स्टॉक बोलने लग गए, जो कि गलत है। हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि स्टॉक का इंग्लिश मीनिंग क्या है? एज पर डिक्शनरी इसका मीनिंग होता है ग्रुप। तो स्टॉक इन ट्रेड का क्या मतलब हुआ? ग्रुप ऑफ दोज आइटम्स जो आप बेचने के लिए रखते हो। तुम अकेले स्टॉक बोलते हो तो स्टॉक कुछ भी हो सकता है। स्टॉक तो जॉइंट स्टॉक कंपनी भी होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी भी होती है। तो इसका यहाँ पे स्टॉक का मतलब क्या हुआ? यहाँ मतलब होता है कि सब लोगों की शेयर कैपिटल मिला करके, ग्रुप ऑफ सबकी कैपिटल, उससे कंपनी बनी है। स्टॉक का मतलब सिर्फ ग्रुप होता है, ठीक है। बट हालांकि ये क्वेश्चन ना कभी CBSE में पूछा जाएगा, ना इसके कोई मार्क्स मिलेंगे, ये सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं।
तो बेटर यही रहेगा कि हम या तो इन्वेंट्री बोले या स्टॉक इन ट्रेड बोले। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? कोई डिफाइन कर सकता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री? डिफाइन करो। समथिंग व्हिच इज देयर टू बी सोल्ड या कन्वर्टेड इनटू कैश, जिसका समथिंग नहीं, समथिंग एसेट, ये एसेट होता है ना, तो एक इसको ऐसा एसेट जिसका होल एंड सोल एम ही यही है कि वो कन्वर्ट हो कैश के अंदर जल्दी से जल्दी। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ ऐसे नहीं बोल सकते। ऐसे तो कई चीजें हैं जो जल्दी से जल्दी कैश में हम चाहते सर हैं। विद इन 12 मंथ। नहीं, वो तो डेटर भी है। assets related to business, एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जब हम डेफिनेशन बोलते हैं ना, तो डेफिनेशन ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ इस एसेट पे अप्लाई हो, क्योंकि जब आप बोलते हो एसेट जो 12 मंथ्स में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो तो डेटर भी है, वो तो कैश पहले से खुद भी है। तो आप डेटर और इन्वेंट्री में डिफरेंशिएट कैसे करोगे? इन्वेंट्री की वो डेफिनेशन बोलो जो सिर्फ इन्वेंट्री पे एप्लीकेबल हो। ऐसे वेग डेफिनेशन जो 4 एसेट्स पे एप्लीकेबल है, उससे इन्वेंट्री कैसे समझ आएगा किसी को? इन्वेंट्री क्या होता है? एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सर ये डेफिनेशन आप कहाँ से ये ज्ञान ला रहे हो? ये आ रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 से। खैर इसमें मत जाओ, मैं तुम्हें बस ये बता रहा हूँ इसकी अथॉरिटी कहाँ से है। जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई ये एक्चुअली किस अकाउंटिंग लॉ में लिखी है, ये होता क्या है क्या नहीं होता इसमें हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है वो एसेट जो बिजनेस ने अपने पास बेचने के लिए रखा है, और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब कि उनका काम भी यही बेचने का है। जैसे मेरे पास ये तो एक सर्विस है, तो सर्विस में इन्वेंट्री नहीं होती, पर इन्वेंट्री गुड्स में होती है। जैसे कि फर्नीचर शोरूम के पास कौन से एसेट्स हैं जो वो बेचने के लिए रखते हैं? फर्नीचर, टेबल, चेयर एक्सेट्रा। ये सारे के सारे एसेट्स क्यों है वहां? क्योंकि उन्होंने बेचने हैं, और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब उनका काम भी यही बेचने का है, ठीक है। तो ये उनकी इन्वेंट्री है। अब पॉइंट ये है कि इन्वेंट्री को करंट में डाला जाए या नॉन करंट में डाला जाए, तो यहाँ तो कोई डिबेट ही नहीं है। रीजन, कंपनीज एक्ट में जब करंट एसेट्स को डिफाइन किया गया, तो सेकंड पॉइंट में बहुत क्लियरली इन्वेंट्री लिखी दिया गया। वहां लिख दिया गया ऐसी चीजें जो आपने बेचने के लिए रखी हैं वो सारे करंट हैं। तो यहाँ डिबेट ही खत्म हो जाता है, जो हमारा इन्वेंट्री है वो करंट एसेट बन जाता है। मैं नीचे ना एक कॉलम बना देता हूँ और इसमें करंट और नॉन करंट में लिख देता हूँ कौन सी चीज क्या होगी, करंट और नॉन करंट। तो जो इन्वेंट्री है उसको लिखेंगे हम यहाँ, वो हमेशा करंट रहेगी। सर क्या वो कभी नॉन करंट हो सकती है? वो कभी भी नॉन करंट नहीं हो सकती। इसको हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, आप कंपनीज की बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखो, नॉन करंट एसेट्स में जो चीजें लिखी गई, क्या यहाँ इन्वेंट्री का कॉलम बनाया गया? नहीं बनाया गया। इन्वेंट्री कैन नेवर बी नॉन करंट। इन्वेंट्री हमेशा करंट एसेट्स में ही लिखी जाएगी और कहीं नहीं जा सकती, ठीक है। बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन है। नेक्स्ट, फिक्स्ड एसेट्स। क्या कोई बच्चा फिक्स्ड एसेट्स को डिफाइन कर सकता है? फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? बोलो, गलत ही बोल दोगे ज्यादा से ज्यादा। सर जो अपने यूज के लिए एसेट्स लिए गए होते हैं जिनकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है। नहीं, वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है, वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है। फिक्स्ड एसेट्स की डेफिनेशन सर वो सर जिनको हम डे टू डे लाइफ में कंपनी के मतलब डेली सेल परचेस नहीं करते जिनको, नहीं, ऐसे भी नहीं बोल सकते। जो मोर देन 1 ईयर के लिए रहते हैं, पीरियड से ज्यादा रहते हैं, रीसेल के लिए वो नहीं। non-current आई मीन है, वो सारे नॉन करंट हैं। जो देखो सर जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर से खरीदे गए होते हैं। मेरी बात सुनो, आप फिर से ऐसी डेफिनेशंस दे रहे हैं जो फिक्स्ड एसेट के अलावा बाकियों पर भी एप्लीकेबल है। अगर आप बोलते हो ऐसे एसेट्स जो 1 साल से ज्यादा रहेंगे, तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी रहेगी। हम डेफिनेशन सिर्फ ऐसी देते हैं जो सिर्फ इस तरह के एसेट पे एप्लीकेबल हो, वो किसी और पे एप्लीकेबल हो ही नहीं सकती। सर फिक्स्ड एसेट्स आर हेल्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। एसेट्स हेल्ड फॉर यूज, बस बात खत्म, बहुत सिंपल है। एसेट्स, देखो जो मैं डेफिनेशंस लिख रहा हूँ लिख लेना, आपसे पूछी नहीं जाएंगी, पर नॉलेज के लिए आपको मे बी वाइवा में भी सीबीएसई ऐसे सवाल नहीं पूछता, वो तो बहुत बच्चों वाले पूछते हैं, पर इंटरव्यूज के लिए या फ्यूचर में ये चीज बहुत काम आएगी और तुम्हें कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज्यादा क्लैरिटी देगी। वो एसेट जो अपने यूज के लिए बिजनेस ने खरीदे हैं वो फिक्स्ड है। अब इसमें आप ये बाकी चीजों में ना पड़े, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, एसेट्स हेल्ड फॉर यूज, बस वो एसेट जो यूज के लिए खरीदे गए। एग्जाम्पल,
अब एग्जाम्पल समझने के लिए मनकीरत, आप अपने बिजनेस का नाम बताएंगे सबको? आपने क्या बिजनेस शुरू किया था? फैन वाला हाँ जी, पप्पू पंखे। पप्पू पंखे। हमारा स्टूडेंट है मनकीरत, इसने बिजनेस शुरू किया है पप्पू पंखे। अब यहाँ पे मनकीरत होता क्या है? पप्पू पंखे है तो मैं गेस कर रहा हूँ आप पंखे ही बेचते हैं, है ना? मशीनरी भी इसके लिए। नहीं, अब पप्पू पंखे बोला है तो पंखे बेचो, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी बाद में। नाम जैसा है वैसा ही काम होना चाहिए। तो मनकीरत काम करता है पप्पू पंखे का। अब है क्या, मेरे को ये चीज बताओ, आप गए मनकीरत की शॉप पे, मनकीरत के पास तुम्हें उसकी शॉप में बड़े सारे एसेट्स दिखने वाले हैं। ऐसे कौन से एसेट्स होंगे वहां जिसको तुम बोलोगे कि ये मनकीरत की शॉप की इन्वेंट्री है? इन्वेंट्री वाले एसेट्स का नाम बताओ। पंखे। फैंस, क्योंकि वो फैंस ही बेचता है। ये फैंस अब देखो, मनकीरत या तो फैंस बना सकता है या खरीद के बेच सकता है। मतलब या तो दो ही ऑप्शंस होते हैं बिजनेस करने के, या तो आप अपने प्रोडक्ट को खुद से मैन्युफैक्चर करो या आप सिर्फ ट्रेड करो। ट्रेड मतलब आप मत बनाओ, आपके पास कोई फैक्ट्री नहीं है, आप खरीदो और उसमें प्रॉफिट ऐड करके बेच दो। इन ईदर ऑफ द टू केसेस फैंस इनकी इन्वेंट्री ही रहेगी, क्योंकि ये इसने बेचने के लिए रखा हुआ है। तो फैंस हो गया इन्वेंट्री। अब एक बात बताओ, तुम जब मनकीरत की शॉप पे गए, क्या सिर्फ पंखे ही दिखेंगे, कोई और एसेट नहीं दिखेगा वहां? कुछ ऐसे एसेट्स दिखेंगे जो मनकीरत ने अपने यूज के लिए खरीदे, अपने बिजनेस। दिखेंगे सर। एग्जाम्पल मशीनरी होगी ना वहाँ पे। हाँ, अगर ट्रेडिंग है, अगर मैन्युफैक्चरिंग है, अगर मनकीरत मैन्युफैक्चर करता है तो ऑब्वियसली वहां पे मशीन भी दिखेगी, वरना पंखे बनाएगा कैसे? उसके अलावा इन्हीं को फिक्स्ड एसेट्स बोलेंगे। फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स हैं जो मनकीरत ने अपने यूज के लिए अपने बिजनेस में रखे हुए हैं। तो आपको क्या क्या दिखेगा? इमेजिनेशन यूज करो। मनकीरत तुम तो जो यूज करो। उसने अपनी दुकान में जो पंखा लगाया होगा वो भी ले लो। ठीक है, वो भी वो यूज कर रहा है। उसके अलावा अगर वो पंखे बेच रहा है तो रिपेयर भी करेगा, तो रिपेयरिंग के इक्विपमेंट। ठीक है, मतलब मशीनरी, ये सब बिल्डिंग। डाल दो। ठीक है, सबसे पहले तो टूल्स हो गए जैसे। अगर मनकीरत ने बिल्डिंग खरीदी हुई है, अगर उसकी अपनी है, रेंट पे नहीं है, रेंट पे है तो एक्सपेंस बन जाएगा, पर अगर बिल्डिंग खरीदी हुई है तो वो उसका फिक्स्ड एसेट है। ये बिल्डिंग मनकीरत ने क्यों खरीदी? क्या इसलिए खरीदी कि बेचेगा? नहीं, बेचने का काम तो उसका फैंस का है, वो तो फैंस बेचता है। तो बिल्डिंग क्यों खरीदी थी? यूज के लिए खरीदी ना, कि इसी में अपनी शॉप सेटअप करूंगा। तो आपको फिक्स्ड एसेट्स में ये देखो, ये पॉसिबिलिटीज हैं। फिक्स्ड एसेट हो सकता है ना हो सकता है मनकीरत ने रेंट पे लियो, तो ये पॉसिबिलिटीज हैं कि हाँ, बिल्डिंग हो सकती है उसका फिक्स्ड एसेट। सेकंड हो सकता है कि अगर वो फैंस मैन्युफैक्चर करता है तो ऑब्वियसली मशीन्स दिखेंगी। ये मशीन्स क्यों खरीदी गई? क्या मशीन बेचता है वो? नहीं, मशीन तो इसीलिए खरीदी ना कि इसको यूज करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। सर यूज कैसा भी यूज, चाहे अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करने का यूज हो, चाहे प्रोडक्ट बनाने का यूज हो, चाहे हवा लेने का यूज हो, एयर कंडीशनर, उसका और कोई यूज नहीं है, बस यही यूज है ना कि इससे ठंडी हवा आएगी। तो एयर कंडीशनर भी दिख सकता है इसकी शॉप में। और बताओ हम ह्यूमन रिसोर्स को एसेट मानते हैं? नहीं, क्योंकि मनी मेजरमेंट फॉलो करते हैं। सर? मनी मेजरमेंट कैसे करोगे? सर जिस चेयर पे ये बैठेगा वो चेयर। फर्नीचर, बेसिकली इसकी शॉप के अंदर फर्नीचर होगा, ये सारा इसका फिक्स्ड एसेट है। लाइट्स सर एंड फिटिंग भी फिक्सचर्स, होंगी। सर फर्नीचर एंड फिक्सचर्स लिख दो। ठीक है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स लिख देते हैं। इक्विपमेंट इक्विपमेंट सर मशीन, कंप्यूटर कंप्यूटर दिख सकता है जिस पे सेल्स रिकॉर्ड करता है। हाँ, सेल्स रिकॉर्ड, मतलब ये भी उसमें प्रिंट आउट निकाल रहा है, डिटेल मेंटेन कर रहा है। व्हीकल बिजनेस के लिए। हाँ, सर हाँ, ट्रांसपोर्ट। अगर मनकीरत डिलीवरी की सर्विस देता है तो हाँ ऑब्वियसली वहाँ, मैं 5 के बाद फिर से 4 लिख रहा हूँ, 6, तो ऑब्वियसली हो सकता है कुछ ट्रांसपोर्टेशन, सर लाइट्स एंड फैन, लाइट्स वगैरह। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, सर ट्रांसपोर्टेशन। पंखे बनाता है कि सिर्फ ट्रेडिंग करता है? मैं वही कह रहा हूँ, आप एज्यूम कर लो बनाता भी है, तो इसीलिए मैंने यहाँ मशीन्स लिख दी। अच्छा। 7 हमें दिख सकता है सर पैकिंग मशीनरी अलग से लिख सकते हैं कुछ इस टाइप? किसको? पैकिंग मशीनरी, वो मशीन्स में ही आ गया, ये सब मैंने एक ही हेड में डाल दिया, ठीक है? वरना सर लेकिन ह्यूमन रिसोर्स का है तो सही मनी मेजरमेंट। कैसे है? सर अगर हम कोई बहुत सर इन्वेंट कम एसेट, सॉरी सर अगर हम कोई बहुत कम वेज का एम्प्लॉय लेते हैं तो ऑब्वियसली हम उससे उतना काम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे जितना ठीक हमें है, एक 1 ठीक लाख है, ठीक है। रुपीस मेरी बात सैलरी सुनो, अच्छा मेरी बात सुनो। सबसे पहले तो हम यहाँ एसेट्स डिस्कस कर रहे हैं।
आप सैलरी और वेजेस की बात करते हैं तो वो एसेट है ही नहीं, वो एक्सपेंस है, तो वो इस लिस्ट से ही बाहर है। हम एसेट और एक्सपेंस बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एसेट के अगर फिक्स्ड एसेट का एग्जांपल मांग रहा हूँ तो पहले वो चीज एसेट हो तो सही, आपका जो सैलरी या वेज है वो तो एक्सपेंस है, वो तो एसेट में आता ही नहीं है, तो उसका तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं बनता, उसका सिर्फ प्रेजेंट बेनिफिट है। इन सारी चीजों का फ्यूचर बेनिफिट है, इसलिए ये एसेट बनते हैं। आप चीजें बहुत जल्दी सर प्रिंटर सर, वो कंप्यूटर्स में हो गया, कंप्यूटर एंड प्रिंटर समझ लो। तो बेसिकली मोर ओवर हमें यही सारी चीजें वहां दिखने वाली हैं, ठीक है। अब ये मनकीरत ने क्यों खरीदी थी? यूज के लिए खरीदी है। फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? यूज। सर ये हो सकता है कि अगर उसने 20 महीने की सैलरी एडवांस में दे दी तो एडवांस सैलरी तो ऑब्वियसली एक एसेट होता है, पर वो इसमें नहीं आएगा, वो कोई फिक्स्ड एसेट नहीं है, ठीक है। अभी उस पे बाद में आएंगे, वो कॉम्प्लिकेटेड चीज है, उस पे भी धीरे धीरे आ जाएंगे। पहले यहाँ बेसिक चीजें समझ लें जो छोटे बच्चों वाली हैं, पहले स्टार्टिंग तो ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ एक और पॉइंट समझने की जरूरत है कि इन्वेंट्री एंड फिक्स्ड एसेट्स आर सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब जो एसेट मनकीरत के लिए इन्वेंट्री है, ऐसा मत समझ लेना कि यूनिवर्सली वो इन्वेंट्री है। अब ऐसा मत समझ लेना कि फैन हमेशा इन्वेंट्री होता है। मेरा पॉइंट समझ में आया? फैन मनकीरत के बिजनेस के लिए इन्वेंट्री है, आपके लिए नहीं है। अगर आपका बिजनेस फर्नीचर का है तो आपके पास जो फैन होगा वो फिक्स्ड एसेट बन जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप उस फैन को यूज करते हो। तो ऐसे अगर कभी कोई पूछे तुमसे कि कार फिक्स्ड एसेट होती है या इन्वेंट्री, तो आपका आंसर होना चाहिए कि ऐसे आंसर नहीं दिया जा सकता, पहले बताओ बिजनेस किस चीज का है। अगर बिजनेस गाड़ी बेचने का है तो कार इन्वेंट्री है, बट अगर बिजनेस किसी और चीज का है और कार सिर्फ ऐसा एसेट यूज हो रहा है वहां जिसका वो यूज करते हैं, तो वो फिक्स्ड एसेट है। तो आपका मेरा पॉइंट समझ में आया? ये सारी चीजें, इन्वेंट्री और फिक्स्ड एसेट, ये सारी चीजें मनकीरत के बिजनेस के पर्सपेक्टिव से लिखी गई हैं। कोई और बिजनेस होगा तो ये ऑर्डर बदल जाएगा, तो यहाँ कुछ चीजें जो फिक्स्ड में लिखी हैं वो इन्वेंट्री बन जाएंगी और शायद इन्वेंट्री फिक्स्ड बन जाए, क्योंकि उस बिजनेस में यूज कुछ और होता है और बिकता कुछ और है। मारुति सुजुकी की इन्वेंट्री में फैन थोड़ी ना होगा। मारुति सुजुकी को तुम बोलोगे फैन इन्वेंट्री है तो वो बोलेंगे हमारे लिए तो नहीं है, हमारे लिए तो कार इन्वेंट्री है, हमारे लिए तो फैन फिक्स्ड एसेट है, हम उसे यूज करते हैं। आपको मेरा सर एक बड़ी कंपनी वैसे फैंस या फिर कोई छोटे इक्विपमेंट को हाँ, अपने फिक्स्ड एसेट्स में दिखाती है? दिखाती है, ठीक है, कंपनीज दिखाती हैं। तो ये हमारा फिक्स्ड एसेट और इन्वेंट्री का डिफरेंस हुआ। अब हम इन्वेंट्री तो इस कंक्लूजन पे तो आ चुके थे कि इन्वेंट्री इज अ करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट्स आर व्हाट? करंट या नॉन करंट? अब देखो चेक, नॉन करंट। नॉन करंट। फिक्स्ड एसेट्स को इन कंडीशंस में से किसी एक को सेटिस्फाई करना है तो वो करंट बन जाएंगे, और अगर नहीं कर पाए तो नॉन करंट। सबसे पहली कंडीशन है कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन ऑपरेटिंग साइकिल। क्या आप फिक्स्ड एसेट्स को बेचने के लिए खरीदते भी हो? आपने बेचने के लिए तो खरीदा ही नहीं ना, तो ये ऑपरेटिंग साइकिल या 12 मंथ्स के अंदर बिकने का पॉइंट ही अराइज नहीं होता। आपने तो क्या सोच के खरीदा था अपने फिक्स्ड एसेट को कि हम इसको जिंदगी भर यूज करेंगे, जब तक यूज होगा तब तक यूज करेंगे। आपने तो यूज के लिए खरीदा, बेचने के लिए खरीदा ही नहीं। तो ये 12 मंथ्स के अंदर बिक जाएगा या ये ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर बिक जाएगा, ये दोनों पॉइंट्स हमारे यहाँ पर इससे बाहर हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स तो ये कभी फुलफिल करेगा ही नहीं फिक्स्ड एसेट, क्योंकि हमने इसको बेचने के पर्पज से लिया ही नहीं है। सेकंड पॉइंट है कि वो चीज इन्वेंट्री होनी चाहिए, फिक्स्ड एसेट इन्वेंट्री होती नहीं, फिक्स्ड एसेट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट, तो वो इससे भी बाहर हो गया। फिक्स्ड एसेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी नहीं है, फिक्स्ड एसेट तो एक दूसरा एसेट है, तो ये इससे भी बाहर हो गया। चारों पॉइंट से जब चीज बाहर हो जाए तो क्या बन जाती है? नॉन करंट एसेट। तो आपका फिक्स्ड एसेट क्या होता है? नॉन करंट एसेट। कोई एक्सेप्शन होती है जब ये करंट बनता है, ये कभी भी करंट नहीं बनता, ये हमेशा नॉन करंट एसेट है। तो यहाँ जो नीचे हमने टेबल बनाया नॉन करंट, इसके अंदर मैं लिख दूंगा इन्वेंट्री और फिक्स्ड एसेट, और इसी चीज को चेक करने के लिए दोबारा से बैलेंस शीट पे जाएंगे जो फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट के अंदर देखेंगे कि जो नॉन करंट एसेट्स हैं उसके अंदर तो फिक्स्ड हमें दिखता है, फिक्स्ड के अंदर भी फिर बाइफरकेशन है, इसको बाद में समझेंगे। वैसे आप पढ़ के समझ सकते हो टैंजिबल इंटैंजिबल क्या होता है। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर भी बाइफरकेशन है, पर करंट के अंदर कहीं भी फिक्स्ड एसेट नहीं लिखा, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स कभी भी करंट हो ही नहीं सकते, नेवर, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहां तक सबको समझ आया? अगर किसी को डाउट है तो अभी पूछो। आ गया सर। सबको सब कुछ क्लियर है?
वैसे ऐसी कोई चीज इतनी टफ है भी नहीं जो इसमें कंफ्यूजन हो, बहुत सिंपल है। जो एसेट आपने यूज के लिए खरीदा वो तो ऑब्वियसली हमेशा लॉन्ग टर्म ही होगा ना, नॉन करेंट लॉन्ग टर्म होते हैं और करेंट शॉर्ट टर्म होते हैं। तो जो चीज यूज के लिए खरीदी गई वो लॉन्ग टर्म ही तो बन जाती है। सर गुडविल कहाँ पे आएगी? अभी छोड़ो इस चीज को, मैं जो करा रहा हूँ वो करते जाओ, ठीक है? हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे कि गुडविल किधर आएगी। अभी तो हमारी क्लास में कुछ नए बच्चे हैं, उन्हें ये भी अभी नहीं समझ आया ठीक से कि गुडविल एसेट कैसे है। तो मैं अगर आपको ये चीज समझाऊंगा वो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मेरे को पूरे बैच को देखना है ठीक से, ठीक है? ये हमने यहाँ समझ लिया। अब लेकिन एक पॉइंट बहुत बड़ा है, अगर वहां आपके क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में जो करेंट रेशियो वाला क्वेश्चन था उसमें आपको कैसे पता चलेगा कि ये एसेट इन्वेंट्री है या फिक्स्ड है? मतलब इन्वेंट्री होगा तो तुम करेंट में इंक्लूड कर दोगे, फिक्स्ड होगा तो बाहर कर दोगे, पर तुम्हें नाम से पता कैसे चलने वाला है? मैं एक सेकंड समझाता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, उसने आपको ये लिस्ट दे दी चीजों की, अब यहाँ पे लिखा है मशीनरी। आपको कैसे पता कि ये मशीन बेचते नहीं? क्योंकि अगर इस कंपनी का काम मशीन्स बेचने का ही है तब ये इन्वेंट्री बन जाएगा, पर अगर इस मशीन को यूज के लिए खरीदा था तो फिक्स्ड एसेट बन जाएगा। अब यहाँ तो कंफ्यूजन है बहुत बड़ी। ये मशीन बेचने के लिए खरीदी गई थी, इनका काम मशीन्स बेचने का ही है, या ये मशीन यूज के लिए खरीदी गई थी? आप कैसे डिसाइड करोगे करेंट है या नॉन करेंट? सोचो और बताओ। सर हो सकता है वो इन्वेंट्री को सर अगर inventory बेचने के नाम लिए से खरीद, लिखें। हेलो हाँ जी लक्ष्य तुम बोलो। सर, अगर बेचने के लिए खरीदी होती तो इन्वेंट्रीज के नाम पे आती ना। हाँ, एक चीज हमेशा याद रखना, जो भी एसेट एक सर बिजनेस, मैंने भी यही बोला था। शाबाश बहुत बढ़िया बोला था दोनों ने। आवाज जो नहीं आई थी सर, मैंने अपने आप बोला। अरे ये जब अर्चित बोल रहा था तुमने उसके ऊपर से बोल दिया, मुझे सुनाई नहीं दिया उसने क्या बोला। देखो, अगर हम कोई चीज, अगर एक बिजनेस कोई चीज बेचने के लिए खरीदता है ना, फिर उस एसेट को नाम से नहीं लिखेगा वो, फिर उसे लिखेगा इन्वेंट्री या स्टॉक। जैसे इस क्वेश्चन में लास्ट में आपको दिख रहा है स्टॉक, हालांकि स्टॉक लिखा नहीं होना चाहिए, या तो स्टॉक इन ट्रेड लिखा होना चाहिए या यहाँ पर इन्वेंट्री लिखा होना चाहिए, पर हमारा सिलेबस ऐसा है जहाँ पे बुक्स लिख देती हैं स्टॉक। हमने भी बुक से ही क्वेश्चन लिया, उसमें लिखा होता, हमने भी लिख दिया ऑल्दो इट शुड नॉट बी स्टॉक, इसको इन्वेंट्री लिखो या स्टॉक इन ट्रेड लिखो। बट खैर, अगर इन्होंने यहाँ स्टॉक लिख दिया, इसका मतलब इसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो इन्होंने बेचने के लिए रखी। फिर जो ये मतलब, हाँ जी, स्टॉक और इन्वेंटरी में डिफरेंस क्या हुआ? सेम ही तो होती है। सेम होती हैं, पर मैं बोल रहा हूँ नाम का डिफरेंस है। स्टॉक नाम बोलना ठीक नहीं है, इसका नाम स्टॉक नहीं होना चाहिए, इसका नाम स्टॉक इन ट्रेड या इन्वेंट्री होना चाहिए। जैसे आपका नाम ईशा है, तो अगर मैं सिमरन बोलूंगा तो सिमरन सुनेगी ना, ईशा थोड़ी ना सुनेगी। इसी तरीके से इसका एक्चुअल नाम स्टॉक इन ट्रेड है या इन्वेंट्री है। स्टॉक नाम का कोई अकाउंटिंग वर्ड किसी लॉ में एग्जिस्ट ही नहीं करता, पर बुक्स में लिखा जाता है। ये लेमैन, पता कैसे लगेगा कि ये स्टॉक ओपनिंग है या क्लोजिंग है? आपको इससे क्या करना है? नहीं, अगर क्लोजिंग होगा तो वो एसेट बन जाएगा ना। मेरी बात सुनो संयम, आपको इन क्वेश्चंस में ऐसे नहीं आएगा ओपनिंग क्लोजिंग, आपको एक ही स्टॉक लिखा होगा हर क्वेश्चन में, ठीक है? और आप उसको एसेट करेंट एसेट ट्रीट कर लोगे। यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग का पॉइंट नहीं है, आप बैलेंस शीट या P&L नहीं बना रहे, एक ही स्टॉक लिखा आएगा और वो स्टॉक आपका एसेट है, दो आएंगे ही नहीं कभी। अब जब मैं किसी भी एसेट को नाम से लिखता हूँ, अगर मैं लिख दूं मैं लिख रहा हूँ फर्नीचर, नाम से लिखा है ना फर्नीचर, तो ये फिक्स्ड एसेट है, इसको यूज के लिए खरीदा गया। क्योंकि अगर इस फर्नीचर को बेचने के लिए खरीदा होता तो मैं फर्नीचर लिखता ही नहीं, मैं लिखता इन्वेंट्री, मतलब इन्वेंट्री लिखता, स्टॉक लिखता या स्टॉक इन ट्रेड लिखता, कुछ भी लिखता, तो पॉइंट ही खत्म हो जाता। जो चीजें इन्वेंट्री के नाम से लिखी गई हैं वही इन्वेंट्री है, बाकी हर एसेट जो नाम से लिखा गया है वो सारे फिक्स्ड है। ये पॉइंट हमारा क्लियर है यहाँ पे सबको? हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो हमने यहाँ दो तरह के तो डिस्कस कर लिए कि हमारे पास कैसे एसेट्स हैं। और जैसे यहाँ कुछ भी लिख दो आप, जैसे मैंने यहाँ देखो हर फिक्स्ड एसेट को नाम से लिखा, आपको कंप्यूटर्स लिखा दिख जाए, एयर कंडीशनर लिखा दिख जाए, कुछ भी लिखा दिख जाए, अगर एसेट नाम से लिखा है उसके नाम से तो वो फिक्स्ड एसेट है, अगर लिखा ही इन्वेंट्री है तो ऑब्वियसली इन्वेंट्री है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो लास्ट क्लास में रह गई थी, इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, पर एक छोटा सा और पॉइंट बताता हूँ।
लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे P&L और बैलेंस शीट का रोल, और वहां हम ये डिस्कस कर रहे थे कि CA से साइन कराना होता है तभी ये प्रूव होता है कि बैलेंस शीट और P&L हमारे ये दो चीजें ऑथेंटिक हैं। इन पे क्या जरूरी होता है, एक CA का सिग्नेचर। और ऑब्वियसली CA सिग्नेचर ऐसे ही नहीं करता, वो बहुत ज्यादा डिटेल में चेक करता है। इतनी बड़ी कंपनी है, अगर सारा ऑडिट करना है तो टाइम लगेगा और उसकी फीस चार्ज करेगा। पॉइंट ये था, एक बहुत बड़ा पॉइंट, ये CA ही अगर करप्ट हो तो, अगर ये CA खुद करप्ट हो, ये पैसे ले ले इस कंपनी से, जो भी कंपनी है वो तो चाहेगी ना हमारी नकली फिगर्स भी पास हो जाएं कि हमारी पोजीशन बहुत अच्छी दिखे, वो तो ये चाहेंगे। और CA भी पैसे ले ले, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज आल्सो ह्यूमन बीइंग, प्रोन टू जितनी भी इस दुनिया में बुराइयां हैं, लालच सबके मन में आ जाता है। इसने ले लिए पैसे और कर दिया साइन। CEO ही CA हो तो वो सेम साइन नहीं कर सकता। जिस CA के इस बैलेंस शीट पे साइन हो रहे हैं ना, उसका ओनर्स के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, वरना फिर तो भाई भाई एक दूसरे की बैलेंस शीट साइन करते हैं। सर ये बात जज चेक कौन करेगा कि रिलेशन नहीं था? ये ICI चेक करता है, हमारा इंस्टीट्यूट, और अगर रिलेशन निकलता है ना तो CA की डिग्री वापस ले लेते हैं। ये 5 इयर्स जो तुमने ऐसी तैसी कराई थी ना, तुम्हारी डिग्री वापस ले लेंगे वो। उसके बाद तुम किस लायक रह जाओगे? उसके बाद क्या सर फिर CA करेगा भाई बंदा? फिर CA करेगा वो बंदा? मर जाएगा। उसको CA करने भी नहीं देंगे और वो कर भी नहीं पाएगा। तुम्हें लगता है कि ये तो 4 साल का बोला था आपने, 3 या 4? 4 साल 5 साल व्हाटएवर, मतलब ठीक है, एक बारी में कर लिया तो 4.5 इयर्स, और अगर एक बार फेल हो गए तो 5 साल हो गए, ठीक है, व्हाटएवर, एवरेज बोल रहा हूँ यार मैं, तुम अब इसमें 5-5 महीने देख रहे हो। तो अब पॉइंट ये था कि अगर ये CA करप्ट हो तो, अब इस बात पे आते हैं, CA ने व्हाटएवर कुछ बेनिफिट्स लिए उस कंपनी के लोगों से और उनकी बैलेंस शीट साइन कर दी। तो हमारे सामने जितने फ्रॉड्स आज तक आए हैं वहां पर ऑब्वियसली ये रोल था। अभी एक लास्ट फ्रॉड था ILFS, आई डोंट नो अगर आपको ये पता है या नहीं। अब ऑब्वियसली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को तो पता ही चलता रहता है क्योंकि हमारी फील्ड है। इस कंपनी के साथ गड़बड़ क्या थी, ये कंपनी में भी फ्रॉड हुआ और अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आई है। इनके ऊपर 91,000 करोड़ का लोन था, ये फिगर थी लोन की। इस कंपनी के ऊपर इतना ज्यादा कर्जा था। चार्टर्ड अकाउंटेंट की ड्यूटी होती है कि अगर ये कंपनी नया लोन लेना, अब ऑब्वियसली अगर तुम्हारे ऊपर 91,000 करोड़ का कर्जा है, क्या आपको नया लोन मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। तुम्हारे ऊपर पहले ही 91,000 करोड़ का कर्जा है, पहले ये आप वापस कम करो, उसके बाद नया लोन लो। ये कंपनी क्या करने लगी, ये कंपनी ऐसा करने लगी कि ये पब्लिक से पैसा लेने लगी थ्रू कमर्शियल पेपर। ये एक चीज होती है, कमर्शियल पेपर्स के थ्रू इन्होंने लोगों से पैसा लेना शुरू किया। क्योंकि कॉमन मैन ने क्यों दिया, वो इस बात से अनअवेयर थे कि इनके ऊपर पहले ही इतना कर्जा है, बेचारे लोगों ने पैसा दे दिया अपना। अब कंपनी ने पैसा क्यों रेज किया, उन्होंने एक लोन लेकर के दूसरा लोन चुकाना शुरू किया, पर तुम्हारा लोन तो बराबर ही रहा, तुम नया लोन ले रहे हो ताकि पुराना वाला लोन वापस कर पाओ। तो अब जो पुराना तो वापस कर दिया, अब जो नए लोग जिनसे लोन लिया इनको भी तो वापस करना है। इस कंपनी ने 7 टाइम्स लोन में डिफॉल्ट किया। लोन डिफॉल्ट मतलब लोन वापस करने की डेट आ गई और ये नहीं दे पाए। 7 बार ऐसा हुआ इनके साथ। तो उसके बाद गवर्नमेंट को लगा कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है, ये कंपनी 7 बार इसके लोन चुकाने की डेट आ चुकी और ये लोन नहीं चुका पा रहे, तो कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर इन्वेस्टिगेशंस हुई, बहुत कुछ हुआ, तब ये बात सामने आई कि इस कंपनी पे पहले ही 91,000 करोड़ का लोन था। और ऑडिटर की ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर साल ऑडिट करा रहे थे ये, उसको ये बात हाईलाइट करनी चाहिए थी कि इस कंपनी के ऊपर पहले ही इतना बड़ा लोन है, मगर उसने नहीं करा। देखो, फ्रॉड सूनर और लेटर लोगों के सामने आ जाता है, क्योंकि अगर आपने फ्रॉड किया है, फ्रॉड का मतलब क्या है, किसी का पैसा गलत तरीके से आप अपने पास ले आए हैं, तो सामने वाला इतना बेवकूफ थोड़ी है कि उसे कभी भी नहीं पता चलेगा। 3 साल बेवकूफ बनेगा, 4 साल बेवकूफ बनेगा, कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा। अब आप 7 बार अगर किसी का लोन डिफॉल्ट कर दोगे, पैसा नहीं दोगे, तो वो उसको कंसर्न नहीं होगी कि ये तो मेरा पैसा दे ही नहीं रहे, और बहुत बड़ा अमाउंट है ये। अमाउंट देख रहे हो कितने लोगों का कितना नुकसान हुआ जिन्होंने पैसा दिया था, 91,000 करोड़। अब ओनर्स का क्या हुआ, ये सब तो होता ही रहता है। इसके चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या हुआ, इसके ऑडिटर का क्या हुआ, ये 3 दिन पहले की न्यूज है। मैं आपको इंटरनेट पे दिखाता हूँ, मैं कंपनी का नाम लिखता हूँ, ILFS, और अभी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, ठीक है, अभी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। देखो, मैंने सिर्फ ILFS लिखा है और यहाँ पर क्या न्यूज आ रही है, NFRA bans another auditor in ILFS case। another मतलब एक और, क्या कई ऑडिटर्स बैन किए इन्होंने, इस वाले को भी बैन कर दिया।
Financial watchdog imposes 7-year ban on former Deloitte partner over IL and FS unit audit. अगर आप गलत तरीके से ऑडिट करते हैं ना और ये बात सामने आती है, योर करियर इज खत्म. एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने बचपन से लेकर आज तक जितनी भी मेहनत करी थी ना सीए बनने के लिए, आपका करियर एक झटके में खत्म हो जाएगा. कोई नई कंपनी आपको कभी ऑडिट देगी नहीं, क्योंकि यू आर अ टेंटेड ऑडिटर. आपका नाम फ्रॉड के साथ एसोसिएटेड है. अब तुम्हारे बैलेंस शीट पे साइन भी है ना तो कोई मानेगा नहीं. तुम खुद बताओ, एक फ्रॉड आदमी का बैलेंस शीट पे साइन हो तो तुम बोलोगे इन्होंने तो अपनी बैलेंस शीट साइन ही फ्रॉड से कराई है. अब वो बैलेंस शीट सच्ची भी होगी ना तो भी तुम्हें लगेगा कि यार ये तो पहले ही एक फ्रॉड में इन्वॉल्व है, इस पे भी साइन किया, इसमें भी गड़बड़ होगी. इस आदमी से कभी कोई कंपनी बैलेंस शीट साइन कराएगी नहीं. जो इंस्टीट्यूट है इसको अब पता नहीं, अब व्हाटएवर, अभी तो बहुत कुछ होगा आगे, अभी तो देखना बाकी है कि क्या होता है, क्या जेल होगी या नहीं, ये सब भी देखने बाकी है बातें. तो वो तो अथॉरिटीज डिसाइड करेंगी कि पनिशमेंट क्या है. तो ये सारी जो चीजें हैं ना कि अगर सीए करप्ट हो तो बहुत हैवी पेनल्टी है सीए के लिए. उसने जिंदगी भर जो पैसा कमाया ना एक झटके में खत्म हो जाएगा. वो उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा उसके लिए. अगर तुम्हें जेल में डाल दिया तो उसके बाद इंडिया में आप क्या इंडिया क्या किसी भी कंट्री में आप क्या कर सकते हो? उसके बाद यू आर अ यूजलेस पर्सन. तो ये जो होता है कि मैं ऑडिटर बन जाऊंगा, देखो जो आपको सीधे तरीके से फीस मिल रही है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है. इस कंपनी के रिकॉर्ड्स जब चेक किए गए ना तो इन्होंने 18 करोड़ पे किए थे अपने ऑडिटर्स को, जो इन्होंने रिकॉर्ड में दिखाया है, जो ऑफिशियल फीस है. तो अंडर द टेबल जो दिया होगा वो तो अलग ही अमाउंट होगा. पर पॉइंट मेरा ये है, क्या ये 18 करोड़ इनफ नहीं थे कि इसके तुम्हें और ज्यादा पैसे चाहिए थे? पर कभी कभी ऐसा भी होता है, कंपनीज ये बोलती हैं कि अगर आप हमारी गलत चीज में हमारा साथ नहीं दोगे तो हम ये जो ऑफिशियल फीस है ना ये भी हम आपको नहीं देंगे, हम दूसरा ऑडिटर ले आएंगे. वो ऑडिटर पे ऐसे प्रेशर बनाते हैं, जैसे मेरे को बोलेंगे वो कि हम आपको जो सही काम की फीस है वो भी तभी देंगे जब आप ये गलत वाली चीज हमारी ऑथराइज कर दोगे, वरना वो सही वाला काम भी हम किसी और को दे देंगे. तो मे भी कुछ ऐसा हुआ हो, वी डू नॉट नो. तो इट इज अ वेरी टफ थिंग टू से कि ये. और दूसरी चीज ये होती है ऐसे केसेस में, अब ऑब्वियसली सीए क्या बोलेगा? दो केसेस हो सकते हैं. सीए अपने मुंह से बोलेगा कि मैं करप्ट था. बहुत रेयरली कोई आदमी कन्फेस करता है कि मैंने हाँ जानते हुए ये किया है. नॉर्मली लोग क्या करते हैं, सीए क्या करेगा, वो ये बोलेगा कि मैंने तो चेक किया पर इन्होंने इतने अच्छे तरीके से अपना डेटा छुपाया, या ऑडिट में लिमिटेशन ऐसी थी कि ऑडिट का ये लूप होल है कि ये चीज चेक हो ही नहीं सकती थी. देखो दोनों केसेस में या तो ये आदमी करप्ट रहा हो कि इसने पैसे लिए और एक गलत बैलेंस शीट पे साइन कर दिया, या ये आदमी नेग्लिजेंट रहा हो, मतलब केयरलेस रहा हो बेसिकली, या ये केयरलेस था अपने काम में. दोनों काम में पनिशमेंट तो बनती है. क्यों? क्योंकि आपके करप्शन या आपके केयरलेसनेस में किसी को 91,000, किसी एक को नहीं कई सारी कंपनीज को 91,000 करोड़ का लॉस हो गया. यही वजहें होती हैं जहां से रिसेशन या डिप्रेशन एक इकोनॉमी में स्टार्ट होते हैं. तुम सोचो किसी कंपनी के जिन्होंने इनमें 91,000 करोड़ इन्वेस्ट किए थे वो पैसा डूब जाए, उस कंपनी ने आगे किसी को पैसा लौटाना होगा, वो उन्हें नहीं लौटा पाएंगे, उन्होंने आगे किसी को देना होगा, तो यहाँ से एक चेन रिएक्शन शुरू होता है. यही जब कोई लोन पे ऑफ नहीं कर पाता तो और फ्रॉड पकड़ा जाता है तो वो लोन के पैसे गवर्नमेंट देती है उस पर्टिकुलर. गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी? गवर्नमेंट कैसे? ऐसे तो इतने फ्रॉड्स होते हैं, गवर्नमेंट किस किस को पैसा देगी? गवर्नमेंट के पास इतना पैसा हमारी, तो फिर वो कैसे रिकवर करते हैं उस लोन से? नहीं रिकवर होते ना. यही तो प्रॉब्लम है फ्रॉड्स की, यही तो प्रॉब्लम है जहां से रिसेशन स्टार्ट होते हैं. मोस्ट नहीं, वो जनरली अभी 91,000 करोड़ कहाँ से लाते हैं? अगर कोई अगर लोन है तो देंगे अपने 91,000 करोड़, इतना थोड़ा बहुत रिकवर करेंगे. इसीलिए तो बोला जाता है पैसा डूब गया. जिसने पैसा दिया था उसको वापस नहीं मिल सकता क्योंकि वो फ्रॉड हो गया, वो पैसा चला गया. इनकी उतनी एसेट की भी तो वैल्यू होगी, मतलब 91,000 करोड़ लिया होगा तो कुछ उसका किया भी तो होगा. अगर एसेट्स होंगे तो हाँ एसेट्स बेच के आप रिकवर कर लेंगे. अगर उसने खर्च कर दिया, उसने ऐसी चीजों में लगा दिया जहां से पैसा आ ही नहीं सकता, फिर क्या करोगे? नहीं सर, जिस कंपनी ने 91, अरे मेरी बात सुनो, 91,000 करोड़ उधार लिया, आपको हर साल बिजनेस में नुकसान हो रहा है, तो ये पैसा अब तुम्हारे पास पड़ा थोड़ी है, तुम्हें भी तो नुकसान होता जा रहा है, ये पैसा बचेगा थोड़ी. मैं अर्चित आपको 1 लाख रुपीज आज दे दूं, आप बिजनेस शुरू करो, आप इन्वेंट्री खरीदो, वो इन्वेंट्री तुमने बेकार खरीदी, तुमने ऐसे प्रोडक्ट की खरीद ली जो मार्केट में बिकती ही नहीं है. अब मैं तुम्हें आके बोलता हूँ अर्चित मुझे 1 लाख दो,
तो तुम्हारे पास वो जो 1 लाख है वो किस फॉर्म में पड़े हैं? वो ऐसी इन्वेंट्री की फॉर्म में पड़े हैं जो यूजलेस है। तुम मुझे बोलोगे कि देखो मेरे पास 1 लाख तो नहीं है क्योंकि मैंने आपके 1 लाख खर्च कर दिए, मैंने 1 लाख से ये इन्वेंट्री खरीद ली, तो अब तुम्हें लेके जाना है तो ये इन्वेंट्री ले जाओ। तो मैं तुम्हारी इन्वेंट्री ले भी आऊं तो तुमने, क्योंकि तुम्हें बिजनेस नहीं करना आता था, तुमने एक बेकार चीज खरीद ली, मेरे लिए भी तो वो चीज बेकार है। मेरे 1 लाख तो मैं बोलूंगा ना डूब गए। मेरे पास अब एक ऐसी चीज आ गई है जो मेरे किसी काम की नहीं है, ना मैं इसे बेच सकता हूँ, मेरा पैसा रिकवर हो ही नहीं सकता। सर 90,000 की बेच दो, 80,000 की बेच दो, कुछ तो मिलेगा। हाँ तो कुछ मिलेगा। 1 लाख डूबने से तो अच्छा ही है सर। यहाँ आप ये एज्यूम कर रहे हो कि वो चीज 90 की बिक जाएगी। अगर वो बिक ही नहीं रही, वो एक ऐसी चीज है जो आपका पूरा पैसा डूब गया हो। तुमने, अर्चित ने क्या करा, देखो मैंने अर्चित को 1 लाख रुपीस दिए लोन। अब सर फ्रॉडों में नुकसान में मेरा नाम क्यों लेते हो सर? अरे किसका नाम लूं मैं अपना नाम ले लेता हूँ। आपने साहिल सर को 1 लाख रुपीस उधार दिए। साहिल सर ने क्या करा, साहिल सर ने बिजनेस शुरू करा। अब साहिल सर ने जब बिजनेस शुरू करा, उससे उन्होंने क्या करा कि इस 1 लाख में से उन्होंने 50,000 की सैलरीज दे दी। अब ये पैसा रिकवर करके दिखा देना मेरे को। तो अपने जो मेरा एम्प्लॉय है उसको जाके बोलोगे 50,000 की सैलरी वापस दो, उसने तो काम किया था, उससे पैसा कैसे वापस मांग लोगे तुम? आपने 50,000 की सैलरीज बांट दी, मैंने 50,000 की सैलरी। सर अगर किसी एम्प्लॉय की वजह से नुकसान हो जाए फर्म को तो क्या करेंगे? तो आप एम्प्लॉय को जॉब से निकाल सकते हो बस, और क्या कर सकते हो? इससे वो नहीं ले सकते नेग्लिजेंस। सर अब इस क्या बोलो आपने, फिर उसके बिजली का बिल भर दिया, पानी का बिल भर दिया, वो कैसे वापस आएगा? तो मैं बोल रहा हूँ यही तो खर्चे होते हैं। अगर आपने पैसों को बिजनेस में, आपको बिजनेस नहीं करना आता था, आपने पैसों को ऐसी जगहों पे लगा दिया जहां से वापस ही नहीं आ सकता, कर लो रिकवर। आप 1 लाख मेरे को दे बैठे थे ना, अब मेरे पास शायद एक आधी ऐसी चीज हो जिसमें इस 1 लाख में से शायद 20,000 रिकवर कर पाओ। 80 तुम कर ही नहीं पाओगे क्योंकि वो ऐसी चीजों में खर्च हो चुका है जहां से पैसा वापस सर मैं ये नहीं कह रहा, सर मैं कह रहा हूँ कि आपने प्रोफेशनली अगर हम बात करें तो आपने 1 लाख रुपए मुझे दोस्ती में थोड़ी ना दिया होगा। हाँ? आपने कोई चीज मेरे पास काइंड में देखी होगी ना कि मैंने कोई प्रॉपर्टी। आपको पॉइंट नहीं समझ में आ रहा। अरे जब इन्वेस्टमेंट की जाती है, इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा कोलैटरल नहीं रखवाया जाता, वो बैंक रखवाता है। इन्वेस्टर्स के पास कोई कोलैटरल नहीं होता। आपको लगता है, अच्छा आप बोल रहे हो कि जिन्होंने 91,000 करोड़ का लोन दिया था उन्होंने 91,000 करोड़ के एसेट भी रखे होंगे? इतने हैं ही नहीं उनके पास, रखे कहां से? नहीं सर, वो कह रहा है उन्होंने कुछ देख के तो आपको लोन दिया होगा कि इसकी गुडविल है या कुछ तो है, तभी तो देगा वो लोन। यही तो तुम्हें बात नहीं समझ आ रही। अरे उन्होंने बैलेंस शीट और P&L देखा होगा, तो सारा पॉइंट यहीं से तो शुरू हुआ। और बात क्या हो रही है यहाँ? गुडविल या उन्होंने पोजीशन कहाँ से देखी? बैलेंस शीट P&L से देखी ना। तो पॉइंट ही तो सारा ये है कि ये गलत बने हुए थे। यही तो कल से समझा रहा हूँ भाई, कहाँ हो दुनिया में, हो नहीं हो? अच्छा, और तुम भी तो घूम फिर के वहीं आ गए कि क्या देखा उन्होंने बैलेंस शीट और P&L देखा। तुम्हें मेरी पोजीशन हवा से तो नहीं पता चलेगी, भगवान तो आके बताएंगे नहीं। आपको मेरी बैलेंस शीट P&L से ही पता चलेगा ना। तो सारा गेम ही तो यहाँ होता है, सारी चीज ही तो यहीं से शुरू होती है कि अपने बैलेंस शीट और P&L को नकली बनवा लो और एक गंदे CA से साइन करा लो। सारा प्रॉब्लम ही यहाँ से शुरू होगा। अब आपके इन्वेस्टर्स बेवकूफ बन गए क्योंकि ये बहुत अच्छे दिखते हैं ये, और ये बहुत सुंदर चीजें हैं, और वो आपको पैसा दे बैठते हैं बहुत बड़े अमाउंट का। बाद में आप इस पैसे को वापस लौटा नहीं पाते और नुकसान शुरू होता है। और ये चेन रिएक्शन स्टार्ट करता है एक इकोनॉमी में। आप समझते हैं 91,000 करोड़ कितना बड़ा अमाउंट है? ये छोटा अमाउंट नहीं है। कितने लोगों की जॉब्स जाएंगी? कई सारे लोग होंगे जो IL&FS में काम करते थे, इन सबकी जॉब्स चली जाएंगी क्योंकि ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई, ये कंपनी बेकार हो गई। इस कंपनी ने जिस कंपनी को ये पैसा देना था, चांसेस है वो कंपनी की हालत भी बहुत खराब हो गई। तुम सोचो तुमने किसी से 91,000 करोड़ लेने थे, वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाए, आपकी भी तो हालत खराब हो जाएगी। आपका इतना पैसा डूब गया, आपके कितने सारे वर्कर्स को आप जॉब से निकालोगे क्योंकि आपका इतना पैसा डूब गया। आपके ऑपरेशंस हाफ हो जाएंगे। आपने कईयों को पैसा देना होगा, आप उनको नहीं दे पाओगे। जब तुम्हें ही नहीं मिल रहा तुम कैसे पैसा दोगे? तो ये चेन रिएक्शन स्टार्ट करता है एक इकोनॉमी में, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट कुछ करे। यहाँ गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। ऐसे आपको पता है इंडिया में कितने फ्रॉड्स होते हैं, या पूरे वर्ल्ड में? गवर्नमेंट किस किस को पैसा देती रहेगी, और गवर्नमेंट इतना पैसा लाएगी कहाँ से? होगा ऐसा, गवर्नमेंट ने इस प्राइवेट कंपनी को उनके फ्रॉड के बदले पैसा दे दिया तो बाकी लाइन में नहीं खड़े हो जाएंगे। अगर आप एक को दे रहे हो फिर आपको सबको देना है, मतलब यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। अब गवर्नमेंट एक ही पॉलिसी रख सकती है कि हम सबको देंगे या हम किसी को नहीं देंगे। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है, हम किसी को नहीं देंगे। गवर्नमेंट थोड़ा बहुत हेल्प कर देती है, पर आप ये एक्सपेक्ट करें कि फ्रॉड्स के केस में फ्रॉड्स की सारी जड़ करप्ट लोगों से शुरू होती है। यहाँ सर
अगर बैलेंस शीट P&L गलत तरीके से ना बने होते तो कोई प्रॉब्लम ना आती। तो जो आप डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो वो इतनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। आपके बैलेंस शीट और एक गलत बैलेंस शीट और एक गलत P&L से पूरी कंट्री रिसेशन में चली जाती है कभी कभी। जिस मैंने सुना था कि 2008 में अमेरिका में बहुत फ्रॉड हुए थे जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी क्रैश हो गई थी। हाँ, तो 2008 का रिसेशन वहीं से शुरू हुआ था। मोस्ट रिसेशन ऐसी चीजों से ही शुरू होते हैं जब ऐसे फ्रॉड्स होने शुरू हो जाते हैं, पैसा डूबना शुरू हो जाता है, वो चेन रिएक्शन स्टार्ट करता है इकोनॉमी में। यही इकोनॉमिक्स है, यही सारे रूट कॉजेज हैं और ये सब रियल लाइफ से रिलेटेड है। तुम्हें लग रहा है मैं हवा में बात कर रहा हूँ? तुम जो चीजें बना रहे हो उनकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तुम्हें अभी नहीं समझ आ रहा, पर आप ठीक से इसको बनाना सीख जाएंगे तो ये कंपनी को हेल्प करेगा इतना पैसा रेस करने में। तुम सोचो तुमने कंपनी को अच्छे तरीके से बैलेंस शीट P&L बना के दिया जिसकी वजह से कंपनी 1000 करोड़ रुपए मार्केट से रेस कर सकती है, तुम्हें इस काम की अच्छी खासी फीस नहीं मिलेगी क्या? पर तुम्हें आना तो चाहिए कि करंट क्या होता है, नॉन करंट क्या होता है। तुम्हें ही नहीं आता तो तुम बनाओगे कैसे? तुम ऐसी फिगर्स कैसे लाओगे जिसपे लोग पैसा देंगे? सर लेकिन ये बात अब तुम अरे सर अब ये देखो, आप सोचो मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, वैसे है ही वैसे सोचो, ठीक है, मैं एक कुर्सी बनाता हूँ, मैंने अपना बहुत ज्यादा ही दिमाग लगा दिया और एक ऐसी कुर्सी निकाल दी जो आज तक किसी ने देखी नहीं, ठीक है, उसकी उस पॉइंट पे तो डिमांड थी ही नहीं, लेकिन उसकी 3 साल बाद मेंटल रेवोल्यूशन सुना है ना सर आपने, उसकी वजह से उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई। जो लोग आपको पैसा दे रहे हैं ना, एक चीज याद रखना, जो लोग आपको पैसा दे रहे हैं, तुम अगले 3 साल की बात कर रहे हो, जो लोग इतना पैसा देते हैं ना वो फ्यूचर के 10 साल प्रिडिक्ट कर सकते हैं, 10 क्या 15 कर सकते हैं। तो वो अगर तुमने ऐसा प्रोडक्ट बना दिया है जिसकी 3 या 4 साल में डिमांड होगी तो वो उतना वेट करने को तैयार है, ये चीज याद रखना। इतना ज्यादा पैसा जिनके पास देने को है उनकी थिंकिंग इतनी फ्यूचरिस्टिक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो 91,000 करोड़ दे रहा है वो शोर मचाने लग जाएगा कि आज ही दो आज ही दो। उसको समझ है कि ये जो बना रहा है इसका रिजल्ट 3 साल में मिलेगा, वो वेट करेगा 3 साल। पर इन केसेस में जहां फ्रॉड जैसे पकड़े जाते हैं वहां लोन की एक ड्यू डेट है, वो ड्यू डेट सोच समझ के दी जाती है कि इतने टाइम में कंपनी को रिटर्न आना चाहिए, नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम रेज होती है। तो ये सब बातें सोच के की जाती हैं। तुम लोग अगर 12th क्लास के स्टूडेंट्स इतना दिमाग चला रहे हो तो जिन लोगों ने इतना पैसा कमाया उनके पास सोचो कितना दिमाग है, उन्हें ये सब बातें पता है, वो ये सब सोच के ही काम करते हैं और वो एडिक्वेट टाइम देते हैं कंपनी को पैसा रीपे करने के लिए। उन्हें भी पता है 91,000 करोड़ 2 साल में कोई कंपनी नहीं देगी। ये डेट कई सालों से एक्यूमुलेट होता रहा है, कई ज्यादा सालों से, और अल्टीमेटली एक पॉइंट पे तो जाके कंपनी को बोला ही जाएगा ना कि अब तो पैसा वापस करो, इतना टाइम हो गया। तुम्हें लग रहा है कि बस ये बिजनेस 2 दिन पहले शुरू हुआ था और 2 दिन के बाद लोग आगे 91,000 करोड़ वापस करो, नहीं, इन्हें सफिशिएंट टाइम दिया गया है, ये बात पे अराइव कर लिया गया कि इस कंपनी को बिजनेस करना नहीं आता। इसके अलावा कई रेड फ्लैग्स होते हैं जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास का टाइम है। आज का पॉइंट बस ये था हमारा, मैंने तुम्हें एक ये चीज समझाई है कि जो आप बना रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, गलत तरीके से बनाए जाए तो क्या हो सकता है, और हमने ये डिस्कस किया है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, इन्वेंट्री हमेशा करंट है और फिक्स्ड हमेशा नॉन करंट है, ठीक है। हमने कुछ एसेट्स और डिस्कस करने हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट कर पाएंगे। कुछ एसेट्स जैसे ही हम और समझेंगे हम इसके प्रैक्टिकल पोर्शन पे आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली कल ही होगी आपकी, कल संडे है, मैं टाइम लिख